ओके, चलिए। तो हमारे सामने पहला सवाल है, एक पोटेंशियोमीटर है, उसमें एक ईएमएफ लगा हुआ है, वो एक बैलेंस पॉइंट देता है 36 सेंटीमीटर पे। अब मैंने ईएमएफ सेल दूसरा लगा दिया 2.5 वोल्ट का। अब दे रहा है वो किस लेंथ पे देगा, तो हमें मालूम है, इसको मैंने कल ही पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर। E1 इक्वल टू होता है XL1, और दूसरा ईएमएफ लगाएंगे तो जो XL2 जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहेगा, है ना। E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, L1 दे रखा है, L2 पूछा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1, तो L2 इक्वल टू जाएगा E2 अपॉन E1 इंटू L1। ठीक है, E2 कितना दे रखा है 2.5 वोल्ट, E1 कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट, L1 कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया, 5/3 इंटू 36, 12, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। क्या ये कवर हो रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर, अभी पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल, अपन कोई भी अननोन वोल्टेज को मेजर करते हैं इससे। ठीक है, तो अननोन वोल्टेज को मेजर करते हैं तो क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर का वायर होता है। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर का एक पोटेंशियो ग्रेडियंट होता है जिसको बोलते हैं एक्स, इसकी वैल्यू होती है V/L, वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पर अपन कोई भी एक बैटरी लगाते हैं, और उस बैटरी के थ्रू अपन गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, उस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर टच करते हैं, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिलता है। जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिलता है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल सेम मिल गया। नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट पास नहीं होगी। करंट तब पास नहीं होती जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होता है? जब दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर यहाँ टच किया, नल पॉइंट नहीं मिला, तो ये पोटेंशियल सेम नहीं है। यहाँ टच किया, यहाँ पर मैंने नल पॉइंट मिल गया, पोटेंशियल सेम है। यानी कि ये इतनी जो लंबाई होगी L1, ये लंबाई मुझे ईएमएफ दे रही है, और मुझे मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है मुझे, वोल्ट पर मीटर। अगर किसी का पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 वोल्ट पर मीटर है, एक्स की वैल्यू 2 वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब है कि 1 मीटर चलने पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा, 2 मीटर चलने पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा। तो मुझे मालूम पड़ गया यार कितना कितना मीटर या कितने सेंटीमीटर मुझे नल पॉइंट मिला, उससे मल्टीप्लाई करके मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लूंगा। सो आई होप ये कर लिया आपने। इसका आंसर टिक कर दें, 60 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो 60% बच्चों ने ये सवाल सही किया। आइए अगला चलते हैं। अच्छा, अभी सारे के सारे फॉर्मूले दे दिए एक तरह से आपको, ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मूले आपको दे दिए। ठीक है, अब हमें बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मालूम है क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? E/m टॉक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पढ़ रखी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, और F फोर्स क्या होता है E/E/m। और अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाई थी V इक्वल टू U प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, थर्मल वेलोसिटी तो जीरो है, A इंटू टी, तो E/m इंटू टॉक। तो VD तो मिल गया, तो अपन को क्या मैच हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो किसके साथ मैच हो गया? R के साथ। यानी A तो मेरा R के साथ मैच हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मैच हो गया। अच्छा, और क्या पता है अपन को? अपने को पता है करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, और ये होती है I/A, है ना। और I की वैल्यू होती है NeAVD अपॉन A से A कट गया, तो NeVD। तो करंट डेंसिटी मालूम पड़ गई, यानी कि अपन को मालूम पड़ गया D और R में भी, D और Q भी मिल गए अपन को, 2 मिल गए ना। अब 2 देख लें, इससे काम चल जाए तो ठीक, आगे जबरदस्ती करें क्यों? AR के साथ ये तो पता नहीं क्या है, मतलब दिख नहीं रहा ये, और चला है। हाँ, ये DBQ के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है, ये DB। ठीक है, ये और भी तो देखो ना, ये भी तो DQ, ये DQ के साथ नहीं है, AR के साथ, ये भी DQ के साथ हो सकता है। देखो AR, इधर भी AR के साथ है ना। बाकी सब DQ के साथ, दो A और D थोड़ा, तो अभी एक और चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो चेक करें ना B, नहीं क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, है ना। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है? चलो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रो होती है,
देखो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, आर ए बाई एल, रजिस्टिविटी आर ए बाई एल। अच्छा, अब ना आर इक्वल टू भी क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, नहीं होता, ए बाई एल। अभी भी कुछ नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अच्छा, वी इक्वल टू भी कुछ होता है, ई इंटू एल, होता नहीं होता, सुना नहीं सुना, वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ए आई एल, एल से एल कट गया, और आपको ये पढ़ा है, ये तो ई हो गया, और आपको मालूम है करंट अपॉन एरिया डेंसिटी, तो ई बाई जे, तो इसका मतलब हो गया सी का जो टांका फिड़ा, सी अब किसके साथ टच हुआ, करंट नहीं, अपने क्या निकाला था, रजिस्टिविटी निकाला था, बी निकाला अपने, बी आ गया एस के साथ, हाँ बी एस के साथ, यानी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, 55% बच्चों ने ही सही कर पाया इसको। आइए अगला सवाल करते हैं, चलो इसको कोशिश करना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। देखो क्या बोल रहा है, 4 वायर से इक्वल लेंथ के और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आया, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया, मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है अपन को, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आया, 0.25 ओम। अच्छा, हमें मालूम है जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेम वायर को, अगर आर, एक वायर का रेजिस्टेंस आर है और ऐसे एन वायर्स उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई एन आता है ना। अब अपन ने 4, मान लीजिए 4 वायर थे, हर एक का रेजिस्टेंस था आर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई 4, और ये कितना दे रखा है 0.25, यानी कि एक वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम, पहली चीज तो। अब इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 4 ओम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैंने बोला तुम बड़ो स्लो हो जाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, इसमें तो सही सही दिख रहा है, लेट्स सी। ओके, अब 3 रजिस्टर्स हैं, इनके रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 एज शोन इन द गिवन सर्किट। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ I3 अपॉन I1, करंट इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस यूज इन द सर्किट। ठीक है, मतलब I1 I3 और I1 का रेशियो निकालना है आपको रेजिस्टेंस के टर्म्स में, सर्किट में यूज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहां से I1 करंट गई, तो ये I1 करंट इधर I2 में बढ़ गई, इधर I3 में बढ़ गई, वापिस तो ये I1 ही आएगी इधर बाहर। ठीक है, अब देखो जो I2 करंट होगी, क्या मैं इसको बोल सकता हूं I1 रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट, मालूम है आपको, पैरेलल में जो डिवीजन होता है ना, वो रेशो के प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो I2 की जो वैल्यू होगी I1 R3 अपॉन R2 प्लस R3, और इसी तरह से जो I3 की वैल्यू होगी वो होगी I1 R2 अपॉन R2 प्लस R3। हमसे पूछा है करंट का रेशियो, किसका पूछा है, I3 अपॉन I1, तो I3 अपॉन I1 निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3। बहुत अच्छा सवाल है ये याद रखना, पैरेलल में जो करंट बढ़ती है ना, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ती है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, मान लीजिए ये 2 रेजिस्टेंस है ना, ये है R1 और ये है R2, यहां से करंट आई I1, यहां जाएगी लेट्स से करंट ये हाँ चलो यहां से करंट आई I, यहां गई करंट I1 और यहां गई करंट I2। तो जो I1 करंट होगी ना, I1 करंट जो होगी वो I का ही एक पार्ट होगी, वो होगी अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस, अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस R2 अपन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इसी तरह जो I2 बटेगी वो बटेगी करंट अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, याद रखना बस, सामने वाले के रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ती हो। ठीक है, तो ये क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं।
सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। अब तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल सी करंट निकालनी इसमें। तो आप टोटल ईएमएफ निकाल लो, कितना वोल्ट ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ नेट ईएमएफ कितना दे रखा है, सेम पोलरिटी है, 6 वोल्ट दे रखा नहीं दे रखा, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आर नेट कितना हो गया, 1 ओम 1 ओम 4 ओम 6 ओम हो गया, 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट कितनी जाएगी, ई अपॉन आर नेट, 6/6 1 एम्पियर। ठीक है ना, तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखें सही है गलत है, सही है, 77% लोगों ने सही करा है इसमें। चलिए नेक्स्ट, 2 solid conductors are made of same material, have same length, same resistance, रेजिस्टेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। इसका क्या मतलब है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस सेम, रेजिस्टिविटी रो भी सेम क्योंकि सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम। अब एक का एरिया A1 है और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, तो बताओ A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या होगी, करो कोशिश करो। बहुत ही इजी सवाल है। वीडियो को जरूर आप भी इसको देखें, तो वीडियो को जरूर पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करें, तभी आगे देखें। अच्छा देखो, इतनी देर में लगना नहीं चाहिए था। इसका रेजिस्टेंस R, दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, रो L। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, दोनों को बराबर कर दो ना यार। अगर दोनों को बराबर कर दूंगा तो रो L अपॉन A1 इक्वल टू रो L अपॉन A2, तो A1 इक्वल टू A2, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1:2 क्या हो गया, 1। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलो नेक्स्ट, यस केवीएल लगाना है। हनुमान कितनी प्रैक्टिस करी मैंने केवीएल की, तो कौन से में लगाना है, इस वाले में लगाना है, इस वाले सर्किट BCD में। तो B से C चलो, इसका रेजिस्टेंस R2 है, मैं बना देता हूं डायग्राम। चलो, ये B से C, ये बैटरी, फिर बैटरी और फिर रेजिस्टेंस। इसमें करंट की डायरेक्शन है I3, इसमें करंट की डायरेक्शन है I2, इसमें वोल्टेज E2, इसमें E3। ठीक है, जब देखते हैं तो करंट इस वाले में लूप में पूछी, तो मैंने इस वाले को बनाने की जरूरत नहीं मेरे को, इसी वाले लूप में पूछी ना, BC लिख लेते, BCD E, तो ये हो गया, हाँ ये तो हो गया E, हाँ ये हो गया है ना, BCD E में। अब चलो यहां से शुरू करो, करंट की डायरेक्शन जा रहा हूं, ये R2 रेजिस्टेंस है, -I2 R2। करंट की डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट की डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, -I2 R2। अब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूं, -E2। ठीक है, वापस अब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, +E3। अब क्या कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट जा रहा हूं, लूप में ऐसे घूम रहा हूं, मैं लूप में ऐसे घूम रहा हूं, तो +I3 R1 इक्वल टू 0। ये तो था R1। अच्छा अब देखो भैया क्या है, अच्छा ये पहला वाला ऑप्शन देखो, -I2 R2 नहीं, यहाँ तो प्लस, यहाँ पे इसका +E2 है। इस वाले को देखो, हाँ ये वाला ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया। अगर इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, I2 R2 +E2 -E3 -I3 R1 इक्वल टू 0। तो सेकेंड ऑप्शन क्लियर है, 60% लोगों ने सही किया, आएगा सवाल। अभी बहुत सिंपल सवाल है, करो फटाफट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन A और B के बीच में, इससे सिंपल रेजिस्टेंस सवाल नहीं आया आज तक नीट में। चार 8 16 ओम, अच्छा 4 और 8, तो 4 और 8 12, और 12 और 6, 12 और 6 का पैरेलल, 12 और 6 का पैरेलल 4 4। अरे ये 4 और 8 तो सीरीज में हो गए ना, तो 12
फिर ये 12 6 के साथ पैरेलल में हो जाएगा 4 ओम, फिर ये 4 ओम और ये 4 ओम और ये 16 ओम्स। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है 16 ओम का। लेट चेक द आंसर। 82% लोगों ने सही दिया। ये भी सवाल देख लो, 18% बच्चे इस सवाल को सही नहीं दे पा रहे हैं। 18% लोगों ने सही जवाब नहीं दिया ना, इतना इजी सवाल भी नहीं आ रहा। अच्छा, विद ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी टेंपरेचर फॉर द कॉपर। देखिए क्या होता है मेटल के केस में, क्या होता है रेजिस्टिविटी टेंपरेचर के साथ नॉन लीनियर फैशन में बढ़ती है, लीनियर फैशन में नहीं बढ़ती, नॉन लीनियर फैशन में बढ़ती है। ठीक है, और नॉन लीनियर फैशन में जो बढ़ती है, कौन सा नंबर का सवाल है? 34 नंबर का सवाल है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, रो इक्वल टू रो जीरो ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो लीनियर नॉन लीनियर फैशन में बढ़ती है, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका ग्राफ जो होगा ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, कॉपर मतलब मेटल्स के केस में, तो ये याद रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक, कोडिंग अभी छोड़ देते हैं, कोडिंग का है नहीं अपने। आइए 36 नंबर का सवाल करते हैं। चलो लगाओ ट्राई। एक रेजिस्टेंस वायर है जो मीटर ब्रिज के लेफ्ट में कनेक्टेड है ना, और 10 ओम राइट बैलेंस द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस है R, ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, और रेशियो होता है 3:2 का। ठीक है, मीटर ब्रिज में तो अपन बोल सकते हैं R/3 इक्वल टू 10/2, नहीं सॉरी, R/10 इक्वल टू 3/2, R/10 इक्वल टू 3/2, P/Q इक्वल टू R/S, या ये भी बोल सकते हैं R/3 इक्वल टू 10/2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 5, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ओम। अब इसने क्या पूछा हमसे, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इस पूरे वायर की जो लंबाई है वो तो है 1.5 मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। हमसे पूछा है 1 ओम रेजिस्टेंस वायर की लंबाई क्या होगी। अच्छा, हमें आप मालूम है 15 ओम रेजिस्टेंस वायर की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। 15 ओम रेजिस्टेंस वायर की लंबाई है 1.5 मीटर, तो 1 ओम की वायर की लंबाई क्या हो जाएगी 1.5/15, 1.5/15। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बोलूंगा 15/150, या ये भी बोल सकता हूँ 1/10। 1/10 का कौन सा ऑप्शन है 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, अच्छा सवाल है, सिर्फ 39% बच्चे ही सवाल को सही कर पाए। चलिए, हाँ अभी सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपसे मोबिलिटी पूछी है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिलेशन मालूम होना चाहिए। VD इक्वल टू म्यू इंटू ई होता है। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होती है मोबिलिटी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे मोबिलिटी पूछी है, तो मोबिलिटी इक्वल टू जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 7.5 इंटू 10 की पावर -4, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर -10। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 6, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आइए ये सवाल है बड़ा मजेदार, जिसमें लगेगा दिमाग। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए आइए, हमसे एक आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी है। क्या दिया हुआ है मैं आइडियल वोल्टमीटर। अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि इसमें बीच में कोई करंट जा नहीं रही, खुद तो कोई करंट खा नहीं रहा है। हम पहले निकालें सर्किट में करंट कितनी है। अगर ये खुद कोई करंट नहीं जा रहा तो हम बोल सकते हैं ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों भैया भी सीरीज में। इधर देखो हनुमंत, ये दोनों सीरीज में 50 ओम, ये दोनों भी सीरीज में 50 ओम, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 25 ओम। 50 और 50 25 ओम पैरेलल में होंगे ना फिर तो करंट कितनी जाएगी। चलो यार मैं डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 25 ओम 30 ओम, सॉरी ये वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, ये 30 ओम और ये 20 ओम, ये 20 ओम इधर, 20 ओम इधर, 30 ओम,
और बैटरी कितने वोल्ट की लगाई अपने? 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी लगाई। आप देखो इसने क्या बोला हुआ, आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर तो करंट बिल्कुल नहीं खाएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि जो करंट आएगी सीधी सीधी यहाँ से चली जाएगी, इधर भी जो करंट आएगी सीधी सीधी यहाँ चली जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी। तो ये क्या हो गया सीरीज में, ये भी क्या हो गया सीरीज में, ये 50, ये भी 50, पैरेलल में कितने हो गए 25। अब करंट कितनी हो जाएगी 2/25, करंट कितनी निकलेगी, यानी यहां से करंट कितनी एंटर करेगी 2/25 एम्पियर करेगी, नहीं करेगी? अब 2/25 एम्पियर करंट करेगी, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, तो करंट आराम इक्वल डिवाइड होगी ना भैया। तो इसमें जाएगी करंट 1/25 एम्पियर, जाएगी नहीं जाएगी? और इस ब्रांच में करंट जाएगी 1/25 एम्पियर, जाएगी नहीं जाएगी? क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? होगा। हमें पोटेंशियल वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। वोल्ट मीटर क्या बताएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। नहीं नहीं, नहीं। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जीरो है, यहां और यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है? करंट सेम जा रही है, अच्छा करंट सेम जा रही है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 20 × 1/25 होगा, नहीं होगा? इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यार, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट कितनी गई 1/25, तो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो गया। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 30 × 1/25, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया ना अपने पास, और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप, तो 1/25 बाहर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10/25, 10/25 कितना हो गया 2/5, यानी कि 0.4 ओम्स। मैंने बहुत काटा कुटा कर दिया, 0.4 वोल्ट, सॉरी 0.4 वोल्ट, ओम नहीं आएगा, 0.4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप निकला, ठीक है? सिर्फ 31% बच्चों ने सही किया इसके सवाल को, ठीक है? आइए नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है, याद रखना है। मीटर ब्रिज शो किया हुआ है P/Q = L1/L2, मालूम ही है। इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर सेल विल द ब्रिज वर्क, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर सेल को आपस में इंटरचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पे कोई फर्क पड़ता है, वो काम करते हैं। इसी तरह से मीटर ब्रिज को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज मान सकते हैं, अगर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो ये काम करेगा। पहली बात तो यस ये काम करेगा, और P/Q = L1/L2 था, अभी भी P/Q = L1/L2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये थ्योरेटिकल सवाल है, याद होना चाहिए। चलो भैया बहुत अच्छा सवाल है। 6 बल्ब्स को कनेक्ट किया हुआ है, अब देखिए आप कैसे कनेक्ट किया हुआ है, डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये 3 बल्ब तो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, ये 3 बल्ब फिर अगेन पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, और ये पूरा क्लस्टर और ये पूरा क्लस्टर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेट ऑफ रेशियो पावर कंजम्पशन में ऑल आर ग्लोइंग। याद रखना जब भी बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होता है, अपने पढ़ा था सेम रेटिंग पे, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कितने हो जाएगी 3p, पढ़ा था ना अपने। और अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो 1/p। अच्छा तो पहले केस में आप पावर बताओ, जब सारे ग्लो कर रहे हैं, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, तो इसकी पावर 3p, इस वाले की पावर भी 3p, और 3p और 3p दोनों पैरेलल में है, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। भाई ये भी तो इधर ऐसे हो जा, ये भी ऐसे ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, तो ये भी 3p ये भी 3p, अब दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए ना 3p तो पावर क्या जाएगी 3p/2। तो पहले केस में तो पावर आ गई 3p/2 जब सारे ग्लो कर रहे हैं। इतनी नींद ना लैपटॉप पे नहीं आती अपने उबासी जितनी नहीं आती। सेकंड, पहले में पावर आ गई 3p/2, दूसरे में देखो अब क्या बोल रहा है, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फॉर्म सेक्शन है, इसके सिर्फ 2 ही ग्लो कर रहे हैं और इसका कोई एक ही ग्लो कर रहा है, तो पहले इसका 2 ग्लो करवाओ, इसके 2 ग्लो कराएंगे तो पावर क्या जाएगी 2p, इसका 1 ग्लो करेगा तो पावर कितनी जाएगी ओनली p, और दोनों सीरीज में है तो 2p/3। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है अपन,
3p/2 का और 2p/3 का रेशियो निकालना है, तो 3p/2 अपॉन 2p/3 का रेशियो निकालेंगे तो 9:4। बहुत अच्छा सवाल है, तुम्हारे मॉड्यूल का ही सवाल है शायद ये, 9:4। ठीक है, 61% लोगों ने सही किया है बस। चलो, ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये डायग्राम दिया हुआ है, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर पूछी इसमें। देखो, यहाँ पर 10 ओम के अक्रॉस में वोल्टमीटर लगा रखा है, यहाँ पर अमीटर लगा रखा है, यहाँ पर 10 ओम के शंट पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पर अमीटर लगा दिया। अब देखो ये सवाल जो है ना, सिंपल लॉजिक का सवाल है। इस केस में करंट कितनी जाएगी? 1 एम्पियर, 10 वोल्ट का ईएमएफ है, 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट जाएगी तो देखो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर। आएगी नहीं आएगी? और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 10 ओम के अक्रॉस में, 10 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR1। रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम, करंट कितनी? 1, तो 10 पोटेंशियल भी कितना आएगा? डिफरेंस भी क्या होगा? 10 वोल्ट। यानी पहले में करंट भी 1 एम्पियर, पोटेंशियल ड्रॉप भी 10 वोल्ट। अब दूसरे में देखो यार, दूसरे में तो ये बैटरी लगा रखी है, ये करंट जाएगी, करंट डिवाइड होगी, तो करंट डिवाइड होगी तो करंट तो कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाएगा। बहुत सारी गणित है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान से सोचो, सुनना। ये वोल्टमीटर है ना, जब तक दिया हुआ नहीं हो तो इसको बोलते हैं अपन आइडियल वोल्टमीटर। और अगर आइडियल वोल्टमीटर तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। और अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट लेगा ही नहीं साला। और जब करंट नहीं लेगा तो जितनी भी करंट आएगी सारी की सारी करंट इसमें से पास होगी। यानी कि I1 बराबर I2 और V2 बराबर V1, सब बराबर होंगे। क्योंकि ये वोल्टमीटर आइडियल वोल्टमीटर, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। जब करंट पास नहीं होगी, जितनी भी करंट आएगी सारी की सारी यहीं से निकल जाएगी, 10 ओम रेजिस्टेंस से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है ऐसे बात। ठीक है, तो इसका केस हो गया V1 बराबर V2, I1 बराबर I2। ठीक है, सिर्फ 47%। अच्छा सवाल है, बच्चे अटके होंगे जरूर पक्का। ओके, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, अपन फिर भी करके देखते हैं इसको। करंट सेंसिटिविटी एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी है 20 डिवीजन पर वोल्ट। हमसे पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा गैल्वेनोमीटर का। देखिए 5 डिवीजन 1 मिली एम्पियर बताते हैं। 5 डिवीजन कितना बताता है? 1 मिली एम्पियर। 5 डिवीजन बताता है 1 मिली एम्पियर। तो 1 डिवीजन कितना बताएगा? 1/5 मिली एम्पियर बताएगा ही बताएगा। और 1/5 मिली एम्पियर को ये भी लिख सकता हूँ 1/5 × 10⁻³ एम्पियर, या इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁴ एम्पियर। यानी एक डिवीजन बताएगा 2 × 10⁻⁴ एम्पियर। इसी तरह देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी देखी? 20 डिवीजन पर वोल्ट, यानी 20 डिवीजन बताता है 1 वोल्ट को, तो एक डिवीजन बताएगा 1/20 वोल्ट को। या इसको ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं उसको? 5 × 10⁻² वोल्ट। 1/20 को 5 × 10⁻² भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हुई करंट सेंसिटिविटी, ये हुई वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। V कितना है? 5 × 10⁻²। करंट कितना है? 2 × 10⁻⁴। सॉल्व कर लो, 250 ohms। 250 ohms। ठीक है, बस इधर आउट ऑफ सिलेबस सवाल था ये, तो बात कर लिया हमने। कोडिंग वाला सवाल हम छोड़ देते हैं। आइए ये सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैंने भी जब किया था मेरे से भी गलत हुआ था। A set of n equal resistances of value R are connected in series to a battery of EMF and internal resistance भी R है। क्वेश्चन समझिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, आर 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 आर, ऐसे n रेजिस्टेंस है, इनको कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है। तो इसमें कोई करंट जाती है I, तो पहले तो इस I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I की वैल्यू जाएगी E, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR। टोटल बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R। इज दिस क्लियर? सेकंड केस में
अब उन एन रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया उसी बैटरी के साथ। अब करंट जो होगी वो 10 गुना होगी, तो क्या बोल सकता हूं 10I इक्वल टू ई अपॉन, क्या मैं इसको अब R बाई एन बोल सकता हूं, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी R ही है। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना है और एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एन की वैल्यू दोनों को सॉल्व करके कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, देखो 10I को I से डिवाइड किया तो 10 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको E को इस E से डिवाइड किया तो ये भी खत्म हो गया। फाइनली आ जाएगा एन आर प्लस आर अपॉन R बाई एन प्लस आर। सॉल्व करके देखेंगे। इसमें भी एक और चीज है, R कॉमन आ गया तो यहां पर भी बोल सकते हैं 10 इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। जगह कम है भाई मेरे पास, मैं रब करना पड़ेगा मुझे कुछ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको लिख सकता हूं 10 n प्लस 1 इंटू एन, कट गया n इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया सवाल, शानदार जानदार सवाल है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। ठीक है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं भाई। 68% लोगों ने सवाल को सही जवाब दिया। अच्छा, मतलब कि मुश्किल सवाल था, ऐसा इतना आसान सवाल नहीं था। नेक्स्ट, आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बैटरी है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है। बैटरी के अंदर, बैटरी जो होती है ना, जैसे हमारे पास जो इन्वर्टर की बैटरी है, बैटरी तो एक है लेकिन उसमें सेल कितने, 6 सेल है, 8 सेल है, 12 सेल है। ऐसे इस बैटरी में बहुत सारे सेल है और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है और टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। करंट आई इज मेजर्ड। बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल्स है। ये बैटरी है, ये एक सेल रेजिस्टेंस, फिर ये एक सेल, फिर रेजिस्टेंस, फिर ये एक सेल, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ऐसे सेल है, सबका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सबका ईएमएफ ई। अच्छा मान लो अपने, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा वो जाएगा एन इंटू ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन इंटू आर, तो करंट जो जाएगी वो जाएगी ई बाई आर। क्या करंट नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करी? एन आया इसमें, वही पूछा उसने कि बताओ करंट और नंबर ऑफ सेल्स में रिलेशन बताओ, तो करंट और नंबर ऑफ सेल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट जो है वो नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट रहती है बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए 3 सवाल और है, सिर्फ 4-25 सवाल करेंगे। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। रजिस्टर में वायर आर ओम, इट इज मेल्टेड इन स्ट्रेच टू एन टाइम। जब हम किसी को स्ट्रेच कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, बस खत्म। बहुत बार कर चुके हैं तो अपन, है ना, एन स्क्वायर आर, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पोटेंशियोमीटर इज, वैसे नहीं बोल रहा आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ सिलेबस। पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर से अपन एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, मैंने बताया भी था क्यों करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब हम वोल्टमीटर लगाते थे तो वोल्टमीटर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता था, उस वजह से करंट फ्लो जाती थी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो नहीं होती गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो जीरो डिफ्लेक्शन के लिए बना है। इस वजह से अपन इसको एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, 2 सवाल और रह गए, चलो करो यार, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। पोटेंशियल ए और बी के बीच, ए और बी के बीच पोटेंशियल निकालो, डिफरेंस। तो ये करंट 2 ओम से गई, फिर बैटरी, फिर करंट, फिर वी बी, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, 2 एम्पेयर की करंट गई। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, बैटरी 3 वोल्ट की है, फिर रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो अपन करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपन ने पढ़ा है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो करंट की डायरेक्शन में 2 एम्पेयर का करंट गया -4, प्लस से माइनस में गए तो -3, फिर 1 ओम पे कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, -2। अपन ने शुरुआत करी थी वी ए से, अपन पहुंचे कहां पर, वी बी पर, तो वी ए माइनस वी बी 9 वोल्ट, वी ए माइनस वी बी 9 वोल्ट। बहुत स्टैंडर्ड, अपन बहुत सारे सवाल इस तरह के कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अच्छा सवाल है, पढ़ो एक बार एंड गिव इट अ ट्राई।
एक फिलामेंट बल्ब है 500 वाट का, 100 वोल्ट की इसकी रेटिंग है, उसको अपने 230 वोल्ट मेन सप्लाई पे कनेक्ट किया। अब आप सोचो 230 मेन वोल्ट की सप्लाई पे 100 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट करेंगे, जल जाएगा वो। जो बल्ब की रेटिंग 100 वोल्ट है उसको आपने 230 वोल्ट पे सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया तो जलेगा। तो अभी क्या किया हमने उसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इन सीरीज। अब इट वर्क परफेक्टली तब काम करेगा जब उसको सिर्फ 100 वोल्ट ही मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस 130 वोल्ट खा रहा है। अरे क्या हुआ, ये सप्लाई तो है कितने वोल्ट की, 230 वोल्ट की, इसमें मैंने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, इस बल्ब की रेटिंग कितनी है 100 वोल्ट की, ये तो 100 वोल्ट ही खाएगा। और अगर आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो उड़ गया। अब आपने क्या किया, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, ये तो भैया 100 वोल्ट खाएगा परफेक्टली काम करने के लिए, तो इसका मतलब इसको 130 वोल्ट खाना पड़ेगा नहीं खाना पड़ेगा। ये 130 वोल्ट खाएगा तब जाके इसको 100 वोल्ट मिलेगा, तभी तो परफेक्टली काम करेगा। अब हमसे पूछा है इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट, बल्ब 500 वाट कंज्यूम करता है, 500 वाट 100 वोल्ट, यानी पूरा कंज्यूम करता है, जितनी इसकी रेटिंग उतना कंज्यूम करता है। हमसे पूछा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कौन सा रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लगाया ना आर, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तो अपन निकालते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। पहले तो अपन निकालते हैं बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। बल्ब का रेजिस्टेंस क्यों निकालना, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे इसके बाद अपन इस सर्किट में कितनी करंट हो रही है वो निकालेंगे। हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 130 वोल्ट लेके आना है। 130 वोल्ट तभी तो लेके आ पाएंगे, आर निकालना है जब मुझे इसमें करंट मालूम पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है 130 इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू करंट। आर तो मेरे से पूछा है, इसका मतलब है कि मैं करंट कहीं ना कहीं से निकालूं। अब करंट कैसे निकालूंगा, पूरे सर्किट की करंट निकालनी है तो मुझे इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर। चलो, तो मैं इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये आर तो मुझे अननोन है ही से पहले, तो अब इसका भी आर निकालू बल्ब का, तो मुझे मालूम है P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वी कितना है 100 रेटेड 100, पी कितना है 500, कट गया तो 20 ओम आ गया, यानी कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो जो टोटल करंट जाएगी इसमें से कितनी जाएगी, आई इक्वल टू जाएगी 230 अपॉन आर प्लस 20। समझ में आया नहीं आया है, पूरी जो करंट जाएगी सर्किट में कितनी जाएगी 230, तो वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया, ये करंट जाएगी, ये करंट इस आर पे जाएगी, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा V इक्वल टू, मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं, जगह ही नहीं है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए मुझे, 130 वोल्ट चाहिए। इसमें करंट कितनी, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसमें करंट कितनी गई 230 अपॉन R प्लस 20। एक ही वेरिएबल रहेगी आपका, सोल्व कर लेंगे, और इसको सोल्व कर लेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 26, R की वैल्यू आ जाएगी 26 ओम्स। अच्छा सवाल है, ठीक है, 51% लोगों ने सही किया। लास्ट सवाल आज का, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत धमाकेदार इंट्रीगेशन यूज हो रहा है, पर तुम्हें समझा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ये सवाल आ जाए तो छोड़ना है, मैं नीट में करने लायक सवाल नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अप्रोच बता देता हूँ मैं, चार्ज फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर से, इट वेरीज विद द टाइम, Q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, Q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर। तो हमें मालूम है करंट इक्वल टू होता है dQ बाई dt, हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो A माइनस 2BT आ गया करंट। हमसे पूछा है भैया टोटल हीट प्रोड्यूस क्या होगी, तो हीट प्रोड्यूस होती है H इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt, 0 से T टाइम में, ठीक है। अब हम निकालें कि करंट जीरो कब हो रही है, करंट जीरो कब किस समय हो रही है। तो आप देखिए
जब करंट जीरो हो रही है तो जीरो कर दूंगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा a/2b, यानी कि a/2b टाइम में करंट जीरो हो रही है, यानी कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेकर a/2b टाइम में। अब ये जीरो से लेकर a/2b टाइम में इंटीग्रेशन करना है आई स्क्वायर, यानी कि a-2bt का स्क्वायर r dt, ये इंटीग्रेट करना है, जो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये जेई मेन लेवल का सवाल हो गया। ये इंटीग्रेशन के अलावा भी लिमिट भी डालनी है इसमें भाई, पेन बहुत है, हम छोड़ देंगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या था, a3r/6v। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर समझा दिया। अगर सिंपल से सवाल होता, सिंपल इंटीग्रेशन होता, अपन कर लेते, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे नीट के लेवल पे। ऐसे सवालों को बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसे हमेशा 150 में से एक आध सवाल मिल जाएंगे। फिजिक्स में तो कम मिलेंगे, मतलब फिजिक्स में तो हमारे पास 180 है ना, 45 ही सवाल होते हैं 45 में, तो एक सवाल कभी ऐसा एक आध मिल भी जाए तो अपन छोड़ दें। तो चलो, ये हो गया अपना, है ना। कल अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे।